सोचो दोस्तों, अगर आप ऐसी बस में सफर कर रहे हो जो रात के अंधेरे में चल रही हो और बस में लाइट तक ना हो, आपको ये भी नहीं पता कि यह बस कहाँ जाकर रुकेगी और उसे चलाने वाला कोई इंसान नहीं बल्कि भूत हो। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ गुमनाम और आप सुन रहे हैं हॉरर नाइट की हॉरर स्टोरी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज की कहानी मेरे दादाजी की है जिनके साथ ये हादसा हुआ था। लेकिन शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि हमारी नई वीडियो आप तक जल्द पहुंच जाया करें। चलिए दोस्तों, आज की कहानी मेरे दादाजी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। दोस्तों, जिंदगी में कुछ घटनाएं पर यकीन करना बहुत मुश्किल होता है। ऐसा ही मेरे साथ हुआ था। यह घटना मेरे साथ आज से 50 साल पहले घटी थी। मेरा नाम राजेश कुमार है। यह उन दिनों की बात है जब मैं अपनी बहन के लिए लड़का देखने जनगांव गया था। उस वक्त मेरी उम्र 25 साल थी। मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। ट्रेन लेट होने की वजह से मैं जिस वक्त सिरोही पहुंचा उस वक्त रात गहरी हो चुकी थी और मैं इस अंदाज से चला था कि दिन खत्म होने से पहले मैं सिरोही जाऊंगा और वहां से बस पकड़कर जलगांव बस से जाऊंगा, क्योंकि उसे समय जलगांव ट्रेन नहीं जाती थी। ट्रेन के लेट होने से मेरी सारी प्लानिंग पर पानी फिर गया था। मैं इस जगह से अनजान था। मैं जलगांव अपनी बहन के लिए लड़का देखने जा रहा था। पहले मेरे पिताजी खुद आने वाले थे, मगर अचानक उनकी तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई और उन्होंने अपनी जगह मुझे भेज दिया। मैं उस छोटे से स्टेशन से बाहर निकला तो चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा था। मुझे याद है वह जनवरी की कड़कड़ आरती सर्दी वाले दिन थे। सिरोही कुछ हजार की आबादी वाला छोटा सा कस्बा था। इस जगह पर इस तरह की सर्दी में इस तरह का सन्नाटा स्वाभाविक ही था। इसकी वजह यह भी थी कि स्टेशन सिरोही से बहुत दूर था। मैं इसी कंफ्यूजन के साथ आगे बढ़ने लगा कि कोई व्यक्ति मुझे देखे तो मैं उससे बस स्टैंड का रास्ता पूछ लूं। ठंड से मेरे हाथ पांव सुन पड़ रहे थे। कस्बे में अब तक बिजली या तो पहुंची थी या फिर उस वक्त थी ही नहीं। कच्चे रास्ते के किनारे पर कुत्तों की भौंकने की आवाजों से मैंने यह अंदाजा लगा रहा था कि मैंने बस्ती की तरफ जाने वाला रास्ता ही पकड़ा है। मेरे गुजरना एक घर के सामने से हुआ। पीबीएचआई मैंने सोचा यहाँ कुंडी खटखट कर घर के किसी ना किसी आदमी से बस स्टैंड का रास्ता मालूम कर लूं। अभी इतनी देर भी नहीं हुई कि सारे लोग सो गए होग। मैं यह सोच ही रहा था कि तभी मुझे अपने पीछे कुछ फसलों पर साइकिल चलने की आवाज सुनाई दी। साइकिल संबर मेयर पास आया गया। मैं उससे कुछ पूछता, मगर मेरे पूछने से पहले वह खुद ही मुझसे बोला, लगता है आपको बस स्टैंड जाना है, चलिए मैं आपको पहुंचा देता हूं। मैंने एक पाल के लिए साइकिल संवर को बहुत गौर से देखा। वह सिर से लेकर पांव तक कंबल ओढ़े हुए था। अगर मैं कुछ और न भी ओढ़े होता तब भी अंधेरा इतना था कि मैं उसकी शक्ल को ठीक से नहीं देख सकता था, मगर उसकी आवाज से मैंने अंदाजा लगा लिया था कि वह जरूर कोई 40 से 45 वर्ष का व्यक्ति ही रहा होगा। मैं उसकी साइकिल के पीछे बैठ गया। साइकिल तंग गलियों से गुजरने लगी। उसने एक खंडहर जैसे घर के किनारे से साइकिल बढ़ाई। उसके करियर पर अपना बैग संभाले बैठा, आंखें फाड़ फाड़ कर चीजों को समझने की कोशिश कर रहा था। मैं गौर से उस गांव के घरों को दिखने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उस अंधेरे में कुछ भी देख पाना बहुत मुश्किल सा था। तभी मैं जब गौर से उन घरों को देखने लगा, तभी मैंने देखा वहां उस गांव के लगभग घर बहुत पुराने थे और अधिकतर खंडहर हो चुके थे। मेरी यह समझ में नहीं आ रहा था कि अभी भी ऐसा कौन सा गांव है हमारे देश में जहां लोगों के पास रहने के लिए ठीक से घर भी नहीं है। और जी साइकिल पर मैं बैठा हुआ था। उस पुरानी साइकिल की खड़खड़ की आवाज न जाने कहां तक पहुंच रही थी। मुझे कुछ हैरानी सी भी हो रही थी। अभी इतनी देर भी नहीं हुई थी कि बस्ती में इस तरह का सन्नाटा छा जाए। रास्ते में सिर्फ कुछ कुत्ते मिले। उन्हें हटाने के लिए साइकिल सवार ने कई बार घंटी बजाई। जब हम एक घने खेतों के अंदर से गुजर रहे थे, उसने अपनी चुप्पी तोड़ी और मुझसे कहा, लगता है आज गाड़ी लेट आई है आपकी। मैंने कहा, जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। फिर उसने कहा, बस पहुंचने ही वाली होगी, यह आखिरी बस है। आप खुशकिस्मत है कि मैं मिल गया, वरना यहाँ बस आपको कभी नहीं मिलने वाली नहीं थी। मैंने उसे साइकिल वाले से कहा, जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मेरी वजह से आप इतनी मुसीबत उठा रहे हैं।
तभी उसने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है बाबू। उसने खड़खड़ाती हुई आवाज में कहा, मैं तो अपने खेत से लौटकर घर जा रहा था। मेरा घर बस स्टैंड के आगे ही पड़ता है। आपको देखा तो मैं समझ गया कि आप मुसाफिर हो। तभी मैंने उससे पूछा, तो क्या इस इलाके में बिजली नहीं है? तभी भारी आवाज में बोला, बिजली तो है मगर केवल 3 घंटे के लिए आती है, कभी दिन में तो कभी रात में। यहाँ सब ऐसे ही चलता है बाबू। मैंने कहा, यह सब ऐसे ही जल्दी सो जाते हैं क्या? उसने कहा, क्या करें, इतनी सर्दी है और ऊपर से भूत का डर। हम खेत से निकालकर खुले में पहुंचे ही थे कि कोहरे ने हमें घेर लिया। अंधेरों में तारों की रोशनी में जो कुछ दिख पड़ रहा था वह भी गायब हो गया, मगर सारा का सारा रास्ता साइकिल सवार का बहुत अच्छी तरह जाना पहचाना लगता था। वह साइकिल को ऐसी कुशलता से दौड़ा रहा था जैसे अंधेरा और उजाला उसके लिए एक समान हो। तुम भूत के बारे में बात कर रहे थे, मैंने उससे कहा। मेरे भूत कहने पर वह जोर से हंसने लगा और बोला, मैंने मजाक किया था बाबू। उसकी हंसी साइकिल की खड़खड़ के साथ मिलकर कुछ अजीब लग रही थी। तभी अचानक दूर से किसी गाड़ी की आवाज मुझे सुनाई दी। वह बोला, वह आ गई आपकी बस बाबू। वह साइकिल रोककर बोला। मैंने साइकिल से उतर कर देखा तो मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दिया। मैंने आपको सही वक्त पर पहुंचा दिया। मैं हैरत से चारों तरफ नजरों से देखने लगा। कहाँ है बस? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। मैंने जब उस व्यक्ति से पूछा, मेरा इतना कहना ही था कि तभी बस की आवाज तेजी से मेरे करीब आई और फिर मैं सचमुच एक बस को अंधेरे की परतों से निकलकर अपने पास आते हुए पाया। तेज आवाज के साथ वह रुक गई। वह जंग लगी टीन और लोहे की आवाज थी। ना बस के अंदर कोई रोशनी थी और ना उसके बाहर। बस में हेडलाइट तक नहीं थी। मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह किसी जमाने की बस थी। मैंने उसे गौर से देखा और देखकर यह महसूस किया कि यह कम से कम इस सदी की तो बिल्कुल भी नहीं लग रही है। फिर मैंने सोचा कि हमारे देश के कुछ हिस्सों में यह सब आज भी चलता ही रहता है, जिसे चीज को दुनिया बहुत साल पहले त्याग कर चुकी होती है। जैसे पुरानी मशीन, पुरानी गाड़ियां और पता नहीं क्या क्या। बस के दरवाजे पर जो आदमी आया वह कंडक्टर ही लगता था। बस की तरह उसकी भी मैं केवल सिर्फ छाया ही देख सकता था। उसने टॉर्च की रोशनी हम दोनों के चेहरे पर डाली। तभी साइकिल वाला व्यक्ति उस कंडक्टर से कहने लगा, बाबू साहब को जलगांव तक छोड़ देना। मैं बस के ऊपर चढ़ गया और चुपचाप एक सीट पर बैठ गया। सीट पर बैठने के बाद मैंने खिड़की से बाहर की ओर देखा। बस तब तक चल चुकी थी। मैं उस साइकिल सवार को आवाज देकर उसका शुक्रिया अदा करना चाहता था, मगर वह दिखाई ही नहीं पड़ा। इतने अंधेरे और धुंध में वैसे भी करीब से किसी को देख पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। मैंने सेट पर सिर्फ देखकर माहौल का जायजा लेने की कोशिश की, मगर मुझे माहौल सही लग रहा था। बस जोर जोर से हिलती हुई चल रही थी। असल में बस केवल रिंग रही थी। उसमें गति जितनी कम थी शोर उतना ही ज्यादा था। जिस बस में हेडलाइट तक ना हो वह आपको अपनी मंजिल पर जब भी पहुंचा दे तो अपनी किस्मत ही समझ लेना। सीट पर बैठे हुए मुझे तभी उन लोगों का ख्याल आ गया जहां पर मैं अपनी बहन के लिए लड़का देखने जा रहा था। मैं सोचने लगा, पता नहीं वह लोग क्या सोच रहे होंगे कि कोई आने वाला है भी या नहीं। मैं अंधेरे में जागते हुए उनकी कल्पना करने लगा। खबर के मुताबिक वह लोग मुझे बस स्टैंड पर लेने जरूर आए होंगे। ना जाने कितनी देर तक मेरा इंतजार किया होगा और शायद नाराज होकर लौट गए होंगे। खबर देखकर भी मेरे ना आने पर उन्होंने आपस में न जाने क्या क्या कहा और सुना होगा। शायद वह यहाँ तक सोच रहे होंगे कि हम उनसे रिश्ता करना ही नहीं चाहते। मेरे दिमाग में तरह तरह के ख्याल आने लगे, लेकिन फिर मेरे दिमाग में दूसरा ख्याल यह भी आया कि यह भी हो सकता है कि ट्रेन लेट होने की संभावना उनके दिमाग में पहले से हो और वह अभी भी मेरा इंतजार कर रहे हो। मैं प्रार्थना करने लगा कि मेरा दूसरा विचार ही सही हो, वरना इतनी रात में मैं उनका घर कहाँ ढूंढगा। मुझे तो यह भी नहीं पता कि बस स्टैंड से घर कितना दूर था। बाहर का सन्नाटा बस के भीतर भी पसरा हुआ था। ना जाने कितने लोग बस में पहले से सवार थे, कितने मर्द, कितनी औरतें, कितने बच्चे। मगर मैं इस बात पर हैरान थी कि किसी की कोई आवाज नहीं आ रही थी। फिर मैंने मन में सोचा कि शायद कोई बोल भी रहा होगा तो जंग लगी टीन टप्पर वाली बस में शायद उन्हें सुन नहीं पा रहा था। मेरे बगल की सीट भी खाली थी। मैंने गौर से देखा तो पता लगा कि आगे और पीछे की सीट पर कोई नहीं था। अचानक मेरे चेहरे पर एक रोशनी पड़ी।
तो मैं चौंका। मेरी 25 साल की जिंदगी में मैंने पहली बार देखा कि किसी बस में टॉर्च के जरिए कंडक्टर अपना काम चल रहा था। टॉर्च के अलावा बस में कहीं भी किसी इंडिकेटर तक की रोशनी नहीं थी। सब कुछ मुझे बड़ा अजीब लग रहा था। मैं उसे कंडक्टर को बहुत गौर से देखने लगा। मेरे इस तरह देखने पर वह कंडक्टर भाप गया कि मैं उसे ही देख रहा हूँ। फिर उसने मेरी तरफ देखकर कहा, बाबू साहब आप जलगांव जाएंगे। तब तक उसने टॉर्च बंद कर ली थी। मैंने कहा, हाँ मुझे एक जलगांव का टिकट दे दीजिए। मगर उसने मेरी बात तो जैसे सुनी ही नहीं और तुरंत अगला सवाल दाग दिया। जिस आदमी के साथ आप आए थे क्या आपने उसकी सूरत देखी थी? तभी मैंने कहा, नहीं मैंने उसकी सूरत नहीं देखी क्योंकि अंधेरा बहुत ज्यादा था। मैंने उस कंडक्टर से कहा। कुछ देर तक वह मेरी बात सुनकर खामोश रहा और मुझे बहुत गौर से देखने लगा। हालांकि अंधेरे में मुझे उसकी छाया ही दिख रही थी। मैंने गौर किया कि वह मुझे देख नहीं बल्कि घूर रहा था। तभी वह बोल, बाबू साहब एक बात कहूँ आपसे। मैंने कहा, कहो क्या बात है? बाबू साहब मैंने उसे देखा था। अच्छा तो तुम कहना चाहते हो कि तुमने उसे देखा था? हो सकता है तुमने उसे देखा हो क्योंकि तुम्हारे पास टॉर्च है, लेकिन तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? मैंने उसे सवालों भरी नजरों से देखकर कहा। हालांकि अंधेरे में मैं उस कंडक्टर की शक्ल भी नहीं देख पा रहा था। कुछ देर बाद कंडक्टर की आवाज मेरे कानों में टकराई, जिसके चेहरे पर नाक आंख मुंह कुछ भी ना हो। आप कैसे इतनी दूर तक उसके पीछे साइकिल पर बैठकर आ गए? मैं उसकी बात सुनकर बुरी तरह चौंक गया। उसने बात ही बहुत उलझन वाली की थी। मैं अब तक उसकी बात का मतलब नहीं समझ पाया था। फिर मैंने थोड़ी तेज आवाज में कहा, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? मैं यही कहना चाहता हूँ बाबू साहब, उस आदमी की गर्दन के ऊपर खोपड़ी थी ही नहीं बाबू, वह तो बस मुझे कोई कीड़े जैसी चीज दिखाई पड़ी थी। मैं उसकी बात सुनकर फिर से एकदम चौंक गया। सच तो यह था कि मैं उसकी बात सुनकर अंदर ही अंदर बहुत डर गया था, जैसे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। मगर वह इतनी अजीब बात इतनी इत्मीनान भरे लफ्जों से मुझे सुना रहा था जैसे कि कोई बात ही ना हो। मेरे दिल में ख्याल आया कि इस कंडक्टर ने या तो शराब पी रखी है या फिर यह चरस गांजे के नशे में है। ऐसे इलाकों में जहां पुलिस या कानून का डर लोगों को बस नाम का होता है, वह ऐसी बातों का होना कोई बड़ी बात नहीं होती। यह आपको कंडक्टर व ड्राइवर तो क्या थानेदार से लेकर चौकीदार तक भी नशे में धुत मिल सकते हैं। मैं उस कंडक्टर से कुछ कहना ही वाला था कि तभी मुझे बस के अंदर किसी की हंसी की आवाज सुनाई दी। मुझे ऐसा लग रहा जैसे कि कंडक्टर की बात पर कोई हंस हो और उसकी हंसी भी ऐसी थी जैसे किसी का गला फंस गया हो। कंडक्टर ने उस हंसी की दिशा में गर्दन घुमाकर देखा कि कौन है जो उसकी बात पर हंस रहा है। शायद उस कंडक्टर को उसका हंसना अच्छा नहीं लगा था। उसने मुझे फिर कहा, आगे से इतनी रात को किसी अजनबी के पीछे साइकिल पर बैठने से पहले उसकी सूरत जरूर देख लीजिएगा। मेरी यह सलाह लाखों रुपए की समझिएगा बाबू साहब। जैसे ही उसे कंडक्टर ने यह अल्फाज कहे, तभी मुझे फिर से किसी की हंसी की आवाज सुनाई दी, जैसे कि कंडक्टर की बात पर कोई दोबारा हंसा हो। कंडक्टर ने एक झटके से उसे तरफ फिर दोबारा देखा जहां से हंसी की आवाज आ रही थी। उसने टॉर्च जला दी और उसने टॉर्च का रुख उसे तरफ कर दिया जहां से वहां हंसी की आवाज आ रही थी। मैंने देखा कि टॉर्च की रोशनी मेरी सीट की तरफ से लौटते हुए एक सवारी के सिर पर पड़ी। तभी मैंने देखा उसके कान के नीचे खून की धार बह रही थी। अगले ही पल रोशनी वहां से हट गई। मैंने सोचा शायद मेरी आंखों को भ्रम हुआ हो। फिर अगले ही पल लगा कि उस व्यक्ति को बता देना चाहिए कि उसके कान के नीचे खून बह रहा है, ताकि वह अपने घाव पर ध्यान दें। अक्सर ऐसा होता है कि घाव तो होता है मगर उसमें दर्द नहीं होता और घाव से खून बगैर दर्द ही बहने लगता है। मुझे लगा कि मुझे उसे व्यक्ति को बता देना चाहिए। यही सच सोचकर मैंने उसे व्यक्ति से तेज आवाज में कहा, भाई साहब आपके कान के नीचे खून बह रहा है। जैसे ही मैंने उसे व्यक्ति से यह कहा, मेरे कानों में इस व्यक्ति की आवाज टकराई। उसने कहा, हाँ मुझे पता है कि मेरे कान के नीचे खून बह रहा है क्योंकि मेरे सर में गोली लगी हुई है। कुछ लोगों से मेरा झगड़ा हो गया था और इस बात पर मुझ पर एक मुकदमा भी चल रहा था कि एक दिन उन्होंने मुझे गोली मार दी। वह अब तक मेरे सिर में घुसी हुई है।
इतना कहकर वह व्यक्ति खामोश हो गया। मेरे दिल में ख्याल आया कि वह व्यक्ति अब जोर से हंसेगा और रहेगा कि उसने मजाक किया था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरा दिल दहक सा गया। 3 टप्पर का शोर और भी बढ़ गया और जिस तरह से बस चल रही थी उससे लग रहा था कि सड़क की हालत बहुत ज्यादा बुरी थी। बस गेंद की तरह उछलती और फिर पटकनी खाने लगती। मेरे शरीर का अंग अंग हिल रहा था। सीट पर कीलें निकली हुई थी, पता नहीं और क्या क्या निकला हुआ था जो मुझे बुरी तरह गड़ रहा था। खिड़की के बाहर घना कोहरा था, कहीं किसी पेड़ की प्रतीक्षाया तक नहीं थी। लग रहा था कि बस किसी सड़क पर नहीं चल रही है, जैसे उसके टायरों के नीचे गड्ढे वाली धरती थी। बस न जाने किस रास्ते से गुजर रही थी, न जाने उसका कोई रास्ता था भी या नहीं था। बस के कान फाड़ देने वाली शोर के बावजूद बेहद गहरा सन्नाटा था। ना जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी ऐसी दुनिया में सफर कर रहा हूँ जिससे मेरा कोई संबंध नहीं है, कोई ऐसी दुनिया जहाँ मुझे नहीं होना चाहिए। हजारों बार मैं कोहरे के बीच से गुजरा हूँ, लेकिन बस के बाहर फैले हुए उसे कोहरे की धुंध बहुत ही ज्यादा अजीब थी। उसमें सरगोशियों का एक एहसास था, एक खौफ था, एक डर था जो मैं अपने अंदर कुछ ऐसे राज छुपाए हुए लग रहा था जिनके उजागर होने से मेरे दिल की धड़कन रुक जाती। मैंने सिसकियां से भरे उस कोहरे से ध्यान हटाने के लिए बस के अंदर ध्यान देने की नाकाम कोशिश की, लेकिन कहीं कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। अंधेरा इतना गहरा था कि मुझे अब घुटन सी महसूस हो रही थी। कंडक्टर भी लगता था कि किसी सीट पर लेट कर सो गया है। मैं अपने आप को बड़ा अकेला महसूस करने लगा। मैं चाहता था कि बस के 3 टापर के अलावा कहीं कोई आवाज और भी सुनाई दे, ऐसी आवाज जो जिंदगी का एहसास दिलाए। मैंने अपनी घड़ी में वक्त जानने की कोशिश की। बहुत ध्यान से देखने के बावजूद कुछ नजर नहीं आया। मेरे मुंह से एक ठंडी सांस निकली। लग रहा था जैसे मेरा यह अनजान सफर घंटे से जारी हो। वक्त का अंदाजा लगाना अब नामुमकिन सा लगने लगा था। अचानक एक चीज ने मुझे चौंका दिया। टॉर्च की रोशनी चमकी। उसकी रोशनी के दायरे में एक इंसान के शरीर का ऊपरी हिस्सा था। मैंने देखा उसकी बाह कोने के ऊपर से कटी हुई थी और उसका आधा सर गायब था। वह पर खून जमा हुआ था। चीखने वाला शायद वही आदमी था। मेरे होश उड़ गए यह सब देख कर कि तभी मुझे कंडक्टर की आवाज सुनाई दी। उसने चखने वाले को गाली दी। टॉर्च बुझ गई और सन्नाटे पर बस के जंग लगे लोहे के शोर का साम्राज्य फिर से दोबारा कामयाब हो गया। अब मुझे ये तो समझ आ गया था कि मैं शायद किसी मुसीबत का शिकार हो चुका हूँ। उसे आदमी की चीज रख चुकी थी, मगर उसकी प्रतिध्वनि भीतर की अंधेरी घटनाओं में गूंजती रही। मेरा जी चाह कि मैं बस रुककर नीचे उतर जाऊं। अब मुझे एक डर का एहसास होने लगा था। अजीब तो मुझे पहले भी महसूस हो रहा था, मगर अब मुझे बहुत ज्यादा अजीब महसूस होने लगा। एक एक अनजाना सा खौफ को मेरे ऊपर हावी होने लगा था। मेरे दिल में बार बार यही एहसास हो रहा था कि यह कौन सा वाहन है। यह जो भी वाहन है अजीब वाहन है, अजीब यात्री और एक कंडक्टर जो अपने आप को तानाशाह समझ रहा था। मैं उसे आवाज देने ही वाला था कि फिर एक ख्याल आया, ना जाने में सुरक्षित कहाँ था, बस की अंदर या बाहर कोहरे से भरे वीराने में। न जाने उसे कोहरे की परतों में कहाँ कौन सी मुसीबत लकड़बग्घे की तरह छुपी बैठी हो। बस तो फिर भी मुझे किसी मंजिल की तरफ ले जा रही थी। मैंने अपना ध्यान उस काम की तरफ लगाने की कोशिश की जिसे करने में जलगांव जा रहा था। वह मुझे क्या कहना था, क्या तय करना था। मेरी प्यारी बहन की शादी का मामला था। सारी बात साफ तौर पर तय करके लौटना था। पिताजी को यह इतना एहसास दिलाना था कि उन्होंने अपनी जगह मुझे भेजकर कोई गलत नहीं की थी। तभी किसी ने सीटी बजाई। मैंने उस दिशा को जानना चाहा जिधर से आवाज आई थी। आखिर मैंने सोचा कि वह शायद कंडक्टर ही होगा। इतना कठिन भरा सफर तय करने के लिए कुछ तो उसे भी करना ही था। सिटी की आवाज धीमी मगर स्पष्ट थी। फिर मैंने सोचा यह मेरे कानों का भ्रम भी हो सकता था।
बस खाली इस हिचकोले नहीं खा रही थी, बल्कि यूं लग रहा था जैसे उसे बार बार उठाकर जमीन पर पटका जा रहा हो। वह जमीन से उठती और फिर टकराती, ना जाने वह बस चल कैसे रही थी। उसकी देह में फंसी हुई टीन और लोहा हर टकराव पर आपस में लड़ रहे थे, चीख रहे थे, बस चिल्लाने वाले को कोस रहे थे। इतना हास्यपद वहां से मेरा पल कभी नहीं पड़ा था। जो चलना चाहता ही नहीं था फिर भी चल रहा था। मैंने अंदाजा लगाने की बहुत कोशिश की कि यह शोर इस जगह से न जाने कहां तक पहुंच रहा होगा। कितने वन प्राणी इसकी आवाज पर डरकर भाग गए होंगे। यह बस किसी इंसानी बस्ती के आसपास से गुजरी होगी। ना जाने कितने बच्चे नींद से चौंक रोए होंगे। और फिर अपनी इस कल्पना पर मुझे हंसी आ गई और मैं मन ही मन हंसने लगा। फिर भी यह एक सवाल अपनी जगह पर कायम रहा कि बस चल कैसे रही है। यहाँ इसका अपना कमाल है या इसे चलाने वाले का। मैंने सर उठाकर ड्राइवर को देखने की कोशिश की। दरअसल में उसके इस कमाल पर दांत देना चाहता था, उसे पूछना चाहता था कि वह इस कोहरे से भरे घने अंधेरे में कैसे या कमाल दिखा रहा है। कैसे कोई इस भीड़ में बगैर रोशनी के अपने रास्ते को लगातार पहचान सकता है। इस नामुमकिन को कोई कैसे मुमकिन बना सकता है। अगर मुमकिन होता तो मैं उससे यह भी पूछता, क्या वो सचमुच सही रास्ते पर ही जा रहा है। मैंने गर्दन उठाकर उस इंसान को देखने की बहुत कोशिश की, आंखों फाड़ फाड़ कर देखा, लेकिन अंधेरे के सिवा मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दिया। वह जो भी था बस अपना काम कर रहा था। एक सवाल मेरे मन में उभरा जिसे सोचकर मुझे खुद हंसी आ गई कि अगर मैं यह सवाल किसी दूसरे के सामने लाता तो यकीनन वह मेरा मजाक उड़ाता। और वह सवाल यहाँ था, क्या इस बस में सचमुच कोई ड्राइवर था भी या नहीं। मैं यह सब कुछ सोच ही रहा था कि तभी अचानक मुझे लगा कि मेरे पैर को किसी ने छुआ और मुझे एक ठंडक का एहसास हुआ। मैंने अपना पैर हटाना चाहा, मगर कुछ देर बाद फिर ऐसा लगा कि बाकायदा कोई मेरे पैर को छू रहा था। मैंने गौर किया, वह कोई हाथ था, कोई छोटा सा, जैसे कि किसी बच्चे का हाथ। वह मेरे पैर को पकड़ना चाहता था। मैंने झुककर उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो वह हाथ फुर्ती से फिसल गया। मैं अंधेरे में ने उस हाथ को टटोलना की बहुत कोशिश की, मगर वह पकड़ में नहीं आया। मेरे दिमाग में एक विचार आया, शायद यह किसी बच्चे का हाथ था। शायद नहीं, बल्कि यकीनन यही किसी बच्चे का ही था। कोई शक की गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि मैं अब सपना नहीं देख रहा था। मैं केवल जाग ही रहा था, बल्कि पूरी तरह से चौकन्ना भी था। मगर मैं यही सोच रहा था कि यह कौन सा बच्चा है जो चुप चुप कर शरारत करने पर तुला हुआ है। मैंने जब इस बारे में सोचा तो मुझे थोड़ा ताज्जुब हुआ कि किसी इंसान का बच्चा अंधेरे में इस बस के बर्फीले फर्श पर सांप की तरह रेंग सकता था, वह भी पकड़े जाने से पहले बेहद फुर्ती से फिसल कर निकल जाए। अचानक मेरे दिल में यह ख्याल आया कि मैं जिस बच्चे का हाथ समझ रहा था वह कोई सांप तो नहीं था। मैं अपनी ही सोच पर हंस दिया। मैं यहाँ सारी बातें सोच ही रहा था कि तभी कंडक्टर ने किसी जगह का नाम पुकारा और उसके बाद बस एक जोर का झटका खाकर रुक गई। दो आदमी अपनी सीट से उठे और वह मेरे करीब से गुजरे। मैंने अंदाजा लगाया उसमें एक औरत थी और उसने अपनी गोद में कुछ उठा रखा था। कुछ साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा था, सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता था। अंदाजा सही भी हो सकता था और गलत भी। मेरे करीब से गुजरते हुए मेरे कंधे से उसकी शरीर का स्पर्श हुआ। मुझे लगने लगा जैसे बर्फ की सिलाई मेरे जिस्म पर पड़ गई हो। मैंने सोचा हो सकता है कि सर्दी बहुत ज्यादा बढ़ गई हो, इसी वजह से मुझे ऐसा महसूस हुआ हो, या फिर शायद कोई और ही वजह हो। दोनों बस से अंधेरे में ही उतर गए, लेकिन बदतमीज कंडक्टर ने उन्हें टॉर्च दिखाने की जरूरत तक नहीं समझी। वह जहां था वहीं बैठ रहा। बस आगे बढ़ाने के लिए हिल ही थी कि मेरे पीछे की सीट से किसी ने आवाज दी, अरे मुसाफिर, यह हाथ तुम्हारा तो नहीं। तभी बाहर खड़ी उस औरत ने कहा, अरे हाँ, मैं अपने बच्चों का हाथ तो लेना भूल ही गई। बस से उतरने वाली स्त्री ने जोर से कहा और उसके साथ पुरुष ने जोर से चिल्लाकर उसे गाली दी। फिर मुझे बाहर एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। औरत ने उसे फुसलाकर चुप कराया। जैसे ही मैं यहाँ सारी बातें सुनी, चंद क्षणों के लिए मेरे अंदर डर की एक लहर दौड़ गई। फिर मैंने खुद को संभाल लिया कि शायद यह मेरा कोई वहम हो।
लेकिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अंदर आखिर चल क्या रहा था। एक बार मुझे फिर से विचार आया कि ऐसे कैसे हो सकता है। यह कटे हुए हाथ की बातें तो ऐसे हो रही है जैसे कि कोई बात ही नहीं है। मुझे अब महसूस हो रहा था कि मैं किसी गलत बस बैठ गया हूँ, शायद मैं किसी बहुत बड़ी मुसीबत हूँ। लेकिन मैंने उस वक्त खामोश रहने में ही भलाई समझी। मेरे अंदर कई सवाल चल रहे थे। सर्दी इतनी बढ़ गई थी कि अब शरीर पर काबू पाना अब मुश्किल हो रहा था। मैंने एक आंख भरकर फिर घड़ी को देखा, मगर कुछ समझ में नहीं आया कि कितने बजे थे। यूं लग रहा था जैसे घंटे बीत चुके हो और शायद घंटे भी बीत चुके थे। मगर सफर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मालूम नहीं बस किस रास्ते पर चल रही थी और उसकी मंजिल कहाँ थी। मैं कंडक्टर से पूछने के लिए उठा कि समय कितना हुआ होगा और जलगांव अभी कितना और दूर था। जैसे ही मैं खड़ा हुआ कि बस एक बार फिर उछली और मेरा सर इसकी छत से टकराया। मुझे लगा कोई कील मेरे सर में घुस गई हो। मेरे मुंह से एक दर्द भरी आहट निकली कि तभी किसी की हंसने की आवाज आई। ना जाने वह कौन था जिससे उसे अंधेरे में भी मेरी हालात का पता चल गया था। मेरे मन में अपने आप ही एक ख्याल आया कि यह जो दबी दबी आवाज मैंने सुनी थी वह सचमुच किसी की हंसी थी। अब मामला मेरी बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा था। मैं अंधेरे में सीटों के बीच से आगे की तरफ बढ़ा। कंडक्टर वहीं पर सोया हुआ था। शायद मेरा पैर रास्ते में किसी चीज पर पड़ा और एक आवाज बड़ी जोर से हुई। तभी एक सनसनी मेरे अंदर ऊपर से नीचे तक दौड़ गई। मैंने वहीं रुककर समझने की कोशिश की कि मेरे पे आखिर किस चीज पर पड़ा था, क्योंकि मुझे साफ साफ महसूस हुआ था जैसे कि मेरा पैर किसी इंसानी अंग पर पड़ा हो। वह जो भी था मुझे शिष्टाचार के तहत माफी तो मांगनी ही थी। मैंने शर्मिंदा होकर कहा, माफ करना भाई, माफ करना। अचानक एक आवाज का शोर हुआ। वह आवाज ऐसी थी जैसे बहुत सारी हवा किसी बंद जगह से जरा सा रास्ता पकड़ एकदम से निकल गई हो। मगर यहाँ बड़ी अजीब बात थी कि उसने किसी दर्द का आभास भी था। मेरे माफी मांगने पर अंधेरे में कहीं से कोई जवाब नहीं मिला। वहां अजीब सी आवाज भी दोबारा नहीं सुनाई दी। कोई जवाब न पाकर मैंने उस चीज को हाथ को छुआ और मेरे दिल दिमाग में एक और झटका लगा कि जिस सीट की तरफ होकर मैं माफी मांगी थी वह खाली थी। मैंने कुछ आगे बढ़कर आवाज दी, कंडक्टर। सब कोई जवाब नहीं आया। मैंने फिर आवाज दी, जवाब फिर नहीं आया। मैंने एक एक करके सारी सीटों को डटोला। हर सीट खाली मिली, पीछे से आगे तक हर सीट खाली थी। ठंडो लोहे और रेक्साइन के अलावा मेरे हाथों में कोई चीज नहीं छुई। मैंने कई बार कंडक्टर को आवाज लगाई मगर वह जाने कहाँ मरा हुआ था। उसे पुकार पुकार कर मेरी आवाज फटने लगी। उस बर्फीले ठंड में अकेला होने का एहसास मेरे अंदर बहुत ज्यादा गहरा हो गया। मुझे अचानक लगने लगा कि इस सारी कायनात में पूरी तरह से अकेला रह गया हूँ। मैं पूरी बस को बार बार खगोल कर अंधेरे में जिस चीज पर भी मेरा हाथ पड़ा मैंने उसे टटोल कर महसूस करने की कोशिश की। मैंने चिक चिक कर कंडक्टर को पुकारा, कंडक्टर, और उन सारी सवारियों का वजूद ना जाने की हवा में गुल हो गया था। कहीं कोई नहीं था, जिंदगी का कोई असर ही नहीं था। फिर मैं उस ओर गया जहां ड्राइवर को होना चाहिए था। वहां बढ़ाते हुए मैं उसके करीब पहुंच गया, मगर मेरे मन में जो बहुत वक्त से चल रहा था वह सही साबित हुआ। ड्राइवर की सीट खाली थी, बस अपने आप चल रही थी। उसे चलाने वाला कहीं कोई नहीं था। वह जमीन के ऊपर ऊपर उछल रही थी, गड्ढों में गोता लगा रही थी। वहां न जाने कहाँ जा रही थी, ना जाने इस बस की मंजिल कहाँ थी। जिसका मुसाफिर सिर्फ मैं था। खून जमा देने वाला एक ख्याल मेरी रूह को झीन छोड़ गया। क्या मैं कभी अंधेरे कोहरे और रहस्यों से भरी इस काली दुनिया से बाहर निकल पाऊंगा या नहीं? तीन लोहे पहिए, सीटें, खिड़कियां, सारी चीज, सारे कल पुर्जे एक दूसरे से टकरा रहे थे। उन सारी आवाजों से मिलकर जो एक आवाज बन रही थी वह एक करहाती हुई चीखी थी। मैंने सोचा कि इस बस में, इस दुनिया में आखिरी सफर कब क्या होगा, कितने साल, कितने जमाने पहले। ऐसा मैंने इसलिए सोचा कि आज वह जिस सफर पर थी वह मुझे अपने साथ ले जा रही थी। यह मेरी परीक्षित दुनिया का सफर बिल्कुल नहीं था। कई बार मैंने जी में आया कि बाहर छलांग लगा दूं और जितना मुमकिन हो सके मैं इस बस से दूर चला जाऊं। ना जाने कौन सी बलाई थी
जो इसमें मेरी हमसफर थी, लेकिन मेरे इरादे को इस इज्जत ने रोक दिया कि क्या पता बाहर कोहरे भरे अंधेरे में क्या था। समझ में नहीं आया कि खतरा ज्यादा कहाँ था, बस के अंदर या बस के बाहर। अभी मैं यही सोच ही रहा था कि बस एक जोरदार चरमराहट के साथ रुक गई। उसके रुकते ही उसका इंजन भी खामोश हो गया। उस खामोशी में हजारों की आवाज थी। फिर मुझे कहीं दूर गीदड़ों की आवाज सुनाई दी और कुछ देर बाद चुप्पी फैल गई। बस से निकलने के बाद मैं आंखें फाड़ फाड़ कर समझने की कोशिश करने लगा कि मैं कहाँ आ गया हूँ, मगर कुछ भी समझ में नहीं आया। मेरे पैरों के नीचे कटीली घास से भारी उबड़ खाबड़ जमीन थी। मैंने चारों तरफ घूम कर देखा, मेरे पाँव में कांटे चुभ रहे थे और कहीं किसी आबादी का कोई आशा नहीं थी। यहाँ तक कि मुझे एक नन्ही सी झोपड़ी तक नजर नहीं आई। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि बस ने मुझे कहाँ लाकर छोड़ा है। मैं बस चुपचाप खड़ा चारों तरफ देख रहा था। शरीर कंपा देने वाली ठंड मेरे शरीर के खून को जमा दे रही थी। दूर दूर तक मुझे कहीं भी प्रकाश की रोशनी नजर नहीं आ रही थी। मेरे लिए आसमान से गिरा खजूर पर अटका वाली कहावत इस समय साबित हो रही थी। मुझे कहीं भी कोई दिशा समझ में नहीं आ रही थी कि मुझे किस दिशा में और जाना चाहिए। पता नहीं उस बस में मुझे कहाँ लाकर छोड़ दिया था। अचानक फिर से गीदड़ की आवाजों का शोर मेरे कानों तक पहुंचने लगा। फिर से चारों तरफ झींगोर की आवाजें आने लगी। अचानक मैंने दूर से आता हुआ प्रकाश देखा जो मेरे पास आ रहा था। मैं उस प्रकाश को देखकर समझ गया कि यह प्रकाश लालटेन का है। घने अंधेरे में उस लालटेन का प्रकाश देखकर मेरे विचलित मन को थोड़ी सी शांति मिली। यह सोचकर कि कोई तो आया और मैं अकेला नहीं हूँ। लगभग थोड़ी देर के बाद मेरे सामने एक गांव की औरत हाथ में लालटेन लिए हुए मेरे नजदीक खड़ी हुई थी। उसने अपना पूरा चेहरा घूंघट से ढक रखा था। मेरे करीब आते ही उसे औरत ने मुझसे बातचीत करना शुरू कर दी। वो गांव की भाषा बोल रही थी। का बात है बाबूजी, इतनी ठंड में इस इंसान इलाके में आप क्या कर रहे हो? परदेसी मालूम होते हो। वह तो अच्छा हुआ कि मैं खेतों से वापस अपने घर पर जा रही थी। मेरी नजर आप पर पड़ गई। अभी कुछ देर पहले जब मैंने अपने चारों ओर देखा था तब मुझे वहां पर कोई भी किसी भी इंसान का नामो निशान तक नहीं दिखाई दिया। अचानक उस औरत के आ जाने से मैं भी बहुत ज्यादा हैरान था, मगर मैं उस वक्त इस कदर थका हुआ था कि मेरे बदन की हड्डी हड्डी दर्द कर रही थी। मुझे उस कंडक्टर की बात याद आ गई जिसने मुझे बस में कहा था कि आप जिस व्यक्ति के साथ साइकिल पर यहाँ तक आए हो उस व्यक्ति का चेहरा नहीं था। मैं सोच रहा था कि पता नहीं इस औरत का चेहरा होगा भी या नहीं। फिर मुझे अपने ही सोच पर गुस्सा आने लगा। मुझे खामोश खड़ा देखकर उसे औरत ने दोबारा मुझसे कहा, का सोच रहे हो बाबूजी? गूंगे हो क्या? आवाज नहीं है? मैंने क्या मुंह में दही जमाए बैठे हो? इतनी रात में आप यहाँ इस सुनसान में क्या कर रहे हो? तभी मैंने कहा, मुझे जलगांव जाना है। उसने हैरानी से कहा, जलगांव तो यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है बापूजी, आपको किसी ने बताया नहीं? उस औरत ने भारी आवाज में मुझसे कहा। मगर मैं तो बस जलगांव के लिए ही पकड़ी थी। तभी उस औरत ने कहा, लोग जी कर लो बात, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी उस भूतिया बस में यहाँ तक आए हों? उसकी बात सुनकर मैं बुरी तरह चौंक गया। मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझा। भूतिया बस से तुम्हारा क्या मतलब है? उसने कहा, बाबूजी इस बिराने में यह अक्सर मुसाफिर ऐसे ही मिला करते हैं। यहाँ पर तो कोई बस अड्डा है ही नहीं। और आप कहाँ रहते हो कि आप बस से यहाँ तक आए हो? उधर दरअल यह आसपास भूत प्रीतों का बहुत ज्यादा शोर है बाबूजी। ज्यादातर तो भूतिया बस के लोग इसी जगह पर मरे हुए मिलते हैं जिस जगह पर आप खड़े हुए हो। पता नहीं आप कैसे बच गए, पता नहीं क्यों उन्होंने आपको कुछ नहीं किया। अगर आप चाहे तो मेरे साथ मेरे घर पर चल सकते हो। मैं उसे औरत की बात सुनकर हैरानी से उस औरत की तरफ देखने लगा, क्योंकि गांव में इतनी रात को कोई भी औरत किसी अनजान आदमी के लिए अपने घर चलने का निमंत्रण नहीं देती। मेरे अंदर से दो तरह की आवाज आ रही थी। एक तो आवाज आ रही थी कि कुछ तो गड़बड़ है, कहीं ऐसा ना कि यह भी माजरा कुछ वैसा ही हो। और दूसरी आवाज आ रही थी कि मुझे इस औरत के साथ चले जाना चाहिए, क्योंकि मैं अंदर से बहुत ज्यादा थका हुआ था। उस बस के सफर में मुझे अंदर तक तोड़ कर रख दिया था और मेरा शरीर इस वक्त आराम मांग रहा था। तभी वह औरत बोली, का सोच रहे
हो बाबूजी, हम तो आपकी भलाई के लिए कह रहे हैं। आप शक्ल से काफी थके हुए दिखाई देते हो। सुबह तक हमारे घर पर आराम कर लेना, फिर सुबह हम किसी बच्चे के हाथों आपको जलगांव तक पहुंचा देंगे, वरना सुबह तक आप यहाँ पर सर्दी में ठंड से ठिठुर कर ही मर जाओगे। एक बार का मेरे मन में ख्याल आया कि मैं उसे कहूँ कि वह अपना घूंघट उठाकर एक बार मुझे अपना चेहरा दिखा दे, मगर मुझे लगा कहीं वह औरत मेरी बात का बुरा ना मान जाए। फिर मेरे मन में ख्याल आया कि एक तो वह औरत मेरी मदद कर रही है और मैं मन ही मन उसके लिए क्या सोच रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? नाम जानकर क्या करोगे बाबूजी? बस ऐसे ही पूछा था। वैसे मेरा नाम आरती है और सब गांव वाले मुझे आरती ही कहते हैं। आओ मेरे पीछे पीछे। इतना कहकर वह पीछे की तरफ मुड़कर चलने लगी और मैं उसके पीछे पीछे चल दिया। मैंने देखा कि लालटेन का प्रकाश बस इतना ही था कि आगे का थोड़ा सा रास्ता दिख रहा था। थोड़ी ही देर चलने के बाद वह औरत खेतों के अंदर बनी पगडंडियों की तरफ मुड़ गई। मेरे चलते चलते पैर जवाब दे चुके थे। मेरे पैरों में बहुत ज्यादा तेज दर्द हो रहा था। आखिर मुझे रहा नहीं गया। मैंने कहा, तुम खेतों के अंदर कहाँ जा रही हो? वो बोली, बाबूजी हमारा गांव बस इस खेत के पार है, आप तो बस मेरे पीछे पीछे आओ। यह कहकर वह चुप हो गई। फिर दोबारा चलने लगी और मैं भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। झिंगरों की आवाज अभी भी मेरे कानों में गूंज रही थी। रात के सन्नाटे में, घनघोर अंधेरे में और बेहद ठंडी तेज हवा में वह खेत भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा था। उस औरत के पीछे चलते चलते मुझे काफी देर हो गई थी और हवा से उस औरत की अजीब से आकृतियां बन रही थी। उसे देखकर मेरे शरीर में डर के मारे रोंगटे खड़े हुए जा रहे थे। डरते डरते मैंने कुछ औरत से फिर पूछा, जी और किसी देर तक चलना पड़ेगा? तभी उसे औरत ने कहा, बस बाबूजी थोड़ी सी देर और बस आने वाला है। कुछ देर बाद हम खेत से बाहर आ गए और सही रास्ते पर चलने लगे। मैं सामने देखा तो कुछ देर बाद हम खेत से बाहर आ गए और सही रास्ते पर चलने लगे। मैं सामने देखा तो मुझे उसे धुन में कच्चे मकान के आकृतियां दिख रही थी। मैंने सोच लिया शायद अब इसका घर आने वाला है। आरती एक कच्चे मकान के सामने खड़ी हो गई। मैंने आसपास नजर दौड़ाई तो मुझे वाहन पर छाया 7 फुट मकान ही नजर आए जिनमें अंधेरा था। मगर आरती जिस मकान के दरवाजे पर रुकी थी वह दरवाजा खुला हुआ था और उसके अंदर लालटेन का हल्का हल्का प्रकाश मुझे दिखाई दे रहा था। औरत ने कहा, लो बाबूजी आ गया मकान। जैसे ही मैंने उसके मकान के अंदर देखा तो एक बच्चे की रोने की आवाज आई। वह हलक फाड़ फाड़ कर रो रहा था। जैसे ही हम अंदर गए वहां पर एक 1.5 साल का लड़का था जो गला फाड़ कर रो रहा था। साथ में एक 6 साल का लड़का बैठा था जो दिखने में बहुत काला लग रहा था और एक बूढ़ी औरत थी जो चूल्हे पर रोटी बना रही थी। मुझे उसे देखकर यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह कैसे रोटी बना रही है, रोटी बना भी रही है या सिर्फ ऐसे ही बैठी है, क्योंकि चूल्हा इतनी धीमी गति में जल रहा था और उसमें एक दो लकड़ी पड़ी थी जो बहुत धीरे जल रही थी। वह औरत उस आरती को देखकर जोर जोर से सीखने लगी। कहाँ मर गई थी आरती? तेरा बेटा कब से गला फाड़ फाड़ कर रो रहा है? तभी उसने कहा, देखो अम्मा जी, मैं किसको लेकर आई हूँ, यह उसे भूतिया बस से यहाँ आए हैं। तभी वह बूढ़ी औरत कहने लगी, उसे भूतिया बस में कोई बैठता है तो यहाँ तक नहीं पहुँचता है। फिर वह औरत कहने लगी, नहीं देखो यह सही सलामत आ गए हैं वहां से। मन बुद्धि औरत मुझे घर घर के देखने लगी और वह बेटा 6 साल का लड़का वह भी मुझे घूमने लगा। थोड़ी देर बाद एक आदमी आया। वह उसे आरती का पति था। वह लड़खड़ाते हुए आया और उसे आरती को जोर जोर से गाली देने लगा। तभी उसे आरती ने उसके तरफ इशारा किया और मुझे देखने को कहा। वह आदमी चिल्लाते हुए चुप हो गया और कहा, मेहमान को पीछे वाले कमरे में सुला दो। यह कहकर वह बाहर निकल गया। आरती मुझे उस छोटे से कमरे में ले गई और कहा, बाबूजी यहाँ आप आराम से सो जाओ, सुबह आप यहाँ से चले जाना। मुझे उन लोगों पर देखकर अंदाजा लग गया था कि मैं वापस किसी मुसीबत में फंस गया हूँ, क्योंकि वह लोग मुझे ठीक नहीं दिख रहे थे और उनकी शक्ल में ठीक तरह से देखा नहीं पा रहा था। फिर भी मैंने सोचा अब मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि बाहर इतना अंधेरा है कि मैं जा भी नहीं सकता। थोड़ी देर बाद मैं सो गया।
फिर तभी मेरी आंखें खुली और मुझे लगने लगा कि मुझे सोए हुए कम से कम 5 घंटे हो गए हैं और अभी तक सुबह नहीं हुई। मैं उठकर बाहर आया तो देखा लालटेन धीमी गति पर चल रहा था और उसके आसपास वह सभी लोग सोए हुए थे। मैंने उनसे पूछा, अब मुझे 5 घंटे हो चुके हैं और अभी तक सुबह नहीं हुई, मैं जा रहा हूँ यहाँ। सुन तभी उसे 6 साल के लड़के ने मेरा पैर पकड़ लिया। मैंने उसे अपना पैर छुड़ाकर बाहर आने की कोशिश की, लेकिन उसने इतनी मजबूती से मेरा पर पड़ा हुआ था कि वहां से मेरा पैर हिल भी नहीं रहा था। मैं चौंक गया कि इतने से बच्चों में इतना ताकत कहां से आ गई कि यह मेरे पैर को हिलने भी नहीं दे रहा है। तभी उसे बूढ़ी औरत ने मुझे जाकर पकड़ लिया और कहा, नहीं बाबूजी, सुबह होने दो तभी जाना। मैंने उसे पीछे धकेला और आगे की तरफ बढ़ा, लेकिन उसे बच्चों ने मेरा पैर इस तरह पड़ा हुआ था कि मुझे वह हिलने भी नहीं दे रहा था और बड़ी बड़ी आंखों से मुझे घूरे जा रहा था। मैंने कहा, मुझे छोड़ दो, जाने दो। तभी अचानक बिजली चमकी और उस चमकती हुई बिजली में मैंने उनके चेहरे देखे। उनके चेहरे को देखकर मैं डर के मारे कांप उठा। उस समय मेरे हलक से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था क्योंकि मैं उनके चेहरे देख लिए थे। उसे बूढ़ी औरत का चेहरा कोई औरत नहीं बल्कि चुड़ैल थी और वह बच्चा जिसने मेरा पैर पड़ा हुआ था उसका चेहरा जला हुआ था। साथ में वह तीनों जाने, वो छोटा बच्चा, वह आदमी और वह औरत भूत चुड़ैल थे। वो बूढ़ी औरत जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी डरावनी थी। मैंने समझ लिया था कि मैं फिर से इन भूतों के बीच में फंस गया हूँ। अब पता नहीं कैसे यहाँ से निकल पाऊंगा या नहीं। मैंने पूरी ताकत लगाई लेकिन उससे मेरा पैर फिर भी नहीं छूटा। मैंने आंखें बंद करी और भगवान से विनती करी और भगवान का नाम लेते ही मैंने अपना पैर आगे बढ़ाया। तभी उस लड़के के हाथ से मैंने अपना पैर खींचा और मैं बाहर आकर गिर गया। मैं तुरंत उठा और दौड़ने लगा और वह लोग मेरे पीछे पीछे दौड़ रहे थे। वह औरत मुझसे कह रही थी, बाबूजी रुक जाइए, मैं सुबह आपको छोड़ दूंगी। लेकिन मैं फिर भी दौड़े जा रहा था, यह सोचकर कहीं कोई मुझे मिल जाए, कोई इंसान मुझे दिख जाए। मैं दौड़ते हुए बहुत दूर आ चुका था। जब मैंने सामने देखा तो मेरे सामने एक चिता जल रही थी और वहां पर एक आदमी खड़ा हुआ था। उसे देखकर मेरी सांस में सांस आई और मैंने सोच लिया कि यह जरूर कोई इंसान ही है। मैं हांफते हुए उसके पास गया। मैंने उसे आवाज दी तो उसे आदमी ने मुझे पलटकर देखा और मैंने अपना हाथ उसके हाथ में रखा और जैसे ही मैंने अपना हाथ उसके हाथ में रखा उसका हाथ हड्डियों में बदल गया और उसका पूरा शरीर जैसे हवा में उड़ गया हो। और तभी अचानक एक चीख सुनाई दी। जब मेरी आंखें खुली तो मैंने पाया कि सुबह हो चुकी है और मेरे आसपास कई लोगों की भीड़ थी। मैंने उन लोगों से जलगांव के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि जलगांव तो यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है। फिर मैं जैसे तैसे जलगांव पहुंचा और मैंने पूरी रात की कहानी उन्हें सुनाई। तब उन लोगों ने मुझे कहा कि जलगांव से 15 किलोमीटर दूर एक गांव हुआ करता था जहां पर किसी जमाने में एक भयंकर बीमारी फैल गई थी और उस गांव के सारे लोग मर गए थे। वह इलाका आज भी उजड़ा हुआ वीरान पड़ा है और तुम जिस बस में सफर करके आए हो वहां बस भी उसी गांव में हाई वोल्टेज वाले बिजली के तारों के संपर्क में आ गई थी। सारे मुसाफिर चलकर राख हो गए थे। बस लोहे और टीन के जले हुए ढांचे में बदल गए थे। लेकिन दोस्तों, ऐसा सफर जो उसे रात को मैंने किया था, मुझे पहले उस तरह का अनुभव किसी और को नहीं हुआ था। पता नहीं क्यों वह मेरा ही साथ क्यों हुआ था। और जहां तक जलगांव जाने वाली आखिरी बस का सवाल था, वह तो मेरे पहुंचने से पहले ही निकल चुकी थी और मैं जिनके घर जानने वाला था वह लोग मुझे वहां खुद लेने आए थे। लेकिन मुझे वहां मौजूद न पाकर निराश होकर लौट गए थे। उन्हीं गांव वालों में से एक व्यक्ति ने मुझे कहा था कि तुम पहले व्यक्ति हो जो उसे भूतिया बस और शापित भूतिया गांव से जिंदा वापस बचकर आ गए, वरना अक्सर लोग वहां पर लापता हो जाते हैं और न जाने कितने लापता हो चुके हैं जिनका कोई सुराग ही नहीं मिला।